हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुकेश सहारन एक बार फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस सब्जेक्ट के साथ। हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान या दैनिक जीवन में विज्ञान में टॉपिक पढ़ रहे थे सेल यानी कोशिका। उसी कोशिका के अंदर कोशिकांग पे बात चल रही थी। कोशिका के अंग, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स, और सेल ऑर्गन के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड पे चर्चा की थी कि न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं उसी पे हम बात कर रहे थे। तो डीएनए आरएनए हमने कंप्लीट किया था। डीएनए पे भी देखा था कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, द्विरज्जुकी होता है। डीएनए 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स अणुओं से मिलकर बना होता है। पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन की शर्करा, जिसके कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन परमाणु की अनुपस्थिति होती है। फिर हमने पढ़ा था कि दूसरा फॉस्फेट समूह फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, और तीसरा होता है यहाँ नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। A for एडेनिन, G for ग्वानिन, T for थाइमिन, C for साइटोसिन। ये हमने 4 पढ़े थे। अब आज डीएनए पे ही हम आगे चर्चा करते हैं। टॉपिक था सेल यानी कोशिका। इसी कोशिका में चल रहे थे सेल ऑर्गन। सेल यानी कोशिका और कोशिकांग, इसी में डीएनए चल रहा था। बात चल रही थी डीएनए पे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर ध्यान दीजिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए में डीएनए अणु का आणविक मॉडल, डीएनए अणु का आणविक मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आणविक मॉडल किसने दिया था? तो देने वाले 2 वैज्ञानिक, एक का नाम वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए अणु के जो मॉलिक्यूल्स है उसका आणविक मॉडल दिया था कि वास्तव में वो डीएनए अणु हमें दिखाई कैसा देता है, कैसा हमें शो आता है, नजर कैसा आता है। वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए अणु का आणविक मॉडल प्रस्तुत किया था, आणविक मॉडल दिया गया था इनके द्वारा। अब ये आणविक मॉडल क्या होता है ये ध्यान देना हमने। यानी वाटसन व क्रिक क्या कहता है कि डीएनए अणु को अगर हम और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए, आंतरिक रूप से देखा जाए, उसको तोड़ के देखा जाए कि कैसी संरचना है, तो इन दोनों ने बताया कि आणविक मॉडल जो वाटसन क्रिक ने इन्होंने बताया कि डीएनए अणु हमें सीढ़ीनुमा संरचना में दिखाई देता है। कैसी संरचना दिखाई देती है? हमें सीढ़ीनुमा संरचना में दिखाई देते हैं। फिर ध्यान देना, डीएनए अणु का आणविक मॉडल किसने? वाटसन व क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वाटसन व क्रिक क्या कहता है कि ये संरचना कैसी होती है? सीढ़ीनुमा संरचना होती है। यानी जो बांस की जो सीढ़ी बनी होती है वैसी स्ट्रक्चर होती है। ध्यान देना, ये कहते हैं कि डीएनए अणु कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर लिए होता है, डबल हेलिक्स होता है। इसी को अगर हम आणविक रूप से, आंतरिक रूप से देखा जाए, इसको हम जब ओपन करके देखते हैं, खोल के देखते हैं, तो हमें इसी डीएनए अणु के 2 साइड के स्तंभ दिखाई देंगे, स्टैंड दिखाई देते हैं। जब हम इसको अनकॉइलिंग करेंगे तो ये 2 स्तंभ दिखाई देते हैं, ये कहलाते हैं इसके स्तंभ। अगर हमसे पूछा जाए
डीएनए अणु के वाटसन व क्रिक मॉडल के अनुसार, किसके? डीएनए अणु के वाटसन व क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए अणु के स्तंभ किसके बने होते हैं? जो साइड के जो स्तंभ है ये किसके बने होते हैं? तो ध्यान देना, यही जो स्तंभ बने होंगे ये बने होते हैं पेंटोस शर्करा, यानी 5 कार्बन की जो शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह से, पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है। किससे? पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। पेंटोस यानी 5 कार्बन, इसको कहा क्या जाता है? डीएनए अणु के स्तंभ कहा जाता है। इन स्तंभों को देखने पे हमें सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई नहीं देती। ये तो सीढ़ीनुमा संरचना नहीं है, इनको सीढ़ीनुमा संरचना बनाया था। डीएनए अणु का जो संरचना सीढ़ीनुमा दे, लेकिन ये तो सीढ़ीनुमा नहीं है, ये तो इसके अंदर 2 स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, इन्हीं को ऐड करने के इनके बीच में इस तरीके के स्टैंड होंगे, इसके स्टेप्स पाए जाते हैं। अब अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी तो ये क्या होगी? बिल्कुल है सीढ़ीनुमा संरचना बन गई। फिर ध्यान दीजिए, इस सीढ़ीनुमा संरचना जो बांस वाली सीढ़ी होती है वैसी स्ट्रक्चर होती है। 2 साइड के स्तंभ, स्टैंड और उनको बीच में जोड़ने के लिए स्टेप्स होते हैं। अब ये जो स्टेप होते हैं किसके बने होते हैं? तो यहाँ ध्यान देना, इनके बीच में बंध बना होता है, यहाँ होते हैं नाइट्रोजन क्षार। अगर हमसे पूछा जाए डीएनए अणु के दोनों स्तंभों को जोड़ने के लिए जो बीच में संरचना होती है वो कौन सी होती है? तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। यहाँ कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर होगा? तो वो ध्यान देना, यहाँ पाया जाएगा ए डबल बॉन्ड टी। एडेनिन हमेशा किसके साथ अटैच होगा, किसके साथ जुड़ा होगा? एडेनिन थाइमिन के साथ होगा। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ। जबकि जो गवानिन है, G4 गवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन द्विबंध थाइमिन से, गवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से। लिखने को ये भी लिख सकते हैं कि T डबल बॉन्ड A थाइमिन द्विबंध एडेनिन के साथ जुड़ा होता है, या C ट्रिपल बॉन्ड G साइटोसिन त्रिबंध गवानिन के साथ जुड़ा होगा। पहले बात का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से जुड़ी। हमसे पूछा जाए डीएनए अणु का आणविक मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। डीएनए अणु के वाटसन व क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो ये डबल हेलिक्स होती है, डबल हेलिक्स नहीं, सीढ़ीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? सीढ़ीनुमा संरचना होती है। और सीढ़ीनुमा संरचना के अंदर जो साइड के स्तंभ जो बने होते हैं वो बने होते हैं पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह से। तथा इनको जोड़ने के लिए बीच में जो गैप पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ये ए डबल बॉन्ड टी, कह सकते हैं जी ट्रिपल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी डबल बॉन्ड ए या ए डबल बॉन्ड टी। कैसे भी आगे पीछे बोलने का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहां तक शायद क्लियर हो चुका होगा कि इनके बीच में ये जो नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पर भी हम कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे टी डबल बॉन्ड ए लिख दिया मैंने। इस तरीके के नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। डीएनए अणु के स्तंभों को जोड़ने के लिए कौन सी संरचना होती है? तो नाइट्रोजनी क्षार। कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ा होता है? तो ए हमेशा डबल बॉन्ड टी के साथ होगा, जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, गवानिन साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं। तो ये इस तरीके से आपस में ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये जो बीच में बंद होते हैं ये कितने बंद होंगे? फिक्स होता है कि थाइमिन और एडेनिन के बीच में, चाहे एडेनिन थाइमिन का हो या थाइमिन एडेनिन का हो, इनके बीच में हमेशा द्विबंध होता है। 2 बंध है इसलिए इसका नाम क्या होता है? द्विबंध, डबल बॉन्ड। साइटोसिन गवानिन के बीच में कितने बंध पाए जाते हैं? त्रिबंध होते हैं। कितने? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होंगे? त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं इनके बीच में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हमें चीजें, अगर और डीप का क्वेश्चन पूछा जाए
कि नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में जो बंध पाया जाता है, ये बंध किस प्रकार का होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध होता है। कैसा होता है? हाइड्रोजन बंध। हमसे पूछा जाए कि डीएनए अणु के अंदर नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य जो बंध होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध होता है। कैसा होगा? हाइड्रोजन बंध होता है। ध्यान दो, क्वेश्चन बड़ा शानदार मिलता है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है जो हमें कंफ्यूज उत्पन्न करता है। क्या क्वेश्चन देगा, गौर करना क्वेश्चन पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं है। क्वेश्चन क्या मिलेगा? डीएनए अणु के अंदर नाइट्रोजनी क्षार, डीएनए अणु के अंदर नाइट्रोजनी क्षार आपस में किस प्रकार के बंध से जुड़े होते हैं, या उनके बीच में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो नाइट्रोजनी बंध होगा। कौन सा? नाइट्रोजनी नहीं, हाइड्रोजन। देखिए कितना कंफ्यूजन है। क्या कहा? डीएनए अणु के अंदर नाइट्रोजनी क्षार, जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़े थे, वर्ड देखो नाइट्रोजनी क्षार, आपस में किस प्रकार के बंध से जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन नाइट्रोजनी बंध, दूसरा हाइड्रोजन बंध, तीसरा ऑक्सीजन बंध, चौथा सल्फर बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, कोई से भी हमें 4 ऑप्शन। लेकिन ये किस प्रकार का होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। इनके बीच में जो बंध होता है वो किस टाइप का? हाइड्रोजन बंध होता है। तो हमें हाइड्रोजन ध्यान रखना है। किन किन के बीच में पाया जाता है? बाय द वे भूल जाओ कि डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इनको अल्फाबेटिक क्रम में लिख लो, ACGT। जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार है, और वो क्षार कौन कौन से? ACGT, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ये आपस में कौन कौन से होंगे? तो हमें सिर्फ अल्फाबेटिक क्रम में लिख लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला की वरीयता क्रम में लिख लो, इनको अल्फाबेटिक क्रम में जमा लो। फिर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो किनारे वाले हो, किनारे वालों के साथ जुड़े होते हैं, और बीच वाला बीच वाले के साथ। किनारे वाले दूर दूर होते हैं, इनके बीच में द्विबंध होता है। बीच वाले पास पास होते हैं, इसलिए इनके बीच में त्रिबंध होता है। यानी अनुपात समानुपात में यही तो करते हैं। अनुपात समानुपात में किनारे वालों को किनारे वाले के साथ, बीच वालों को बीच वाले के साथ जोड़ते हैं। तो वही तरीका है यहाँ पे, किनारे वालों को किनारे वाले के साथ, बीच वालों को बीच वाले पास पास है, इसमें घनिष्ठ संबंध है, इस कारण से त्रिबंध पाए जाते हैं। जो किनारे वाले होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये डीएनए अणु का आणविक मॉडल दिया किसने था? वाटसन व क्रिक नामक साइंटिस्ट। किसने? वाटसन व क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। भूल जाओ तो हमें सिर्फ इतना, वाटसन नाम का एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी, नाम है शेन वाटसन। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वाटसन किक जोर के लगाते हैं। क्या? वाटसन किक जोर के लगाता है, इतने जोर के लगाता है कि डीएनए अणु को खोल के दिखाता है। क्या कहेंगे? वाटसन किक जोर के लगाता है, इतने जोर के लगाता है कि जो डीएनए अणु है उसको खोल के दिखाता है कि डीएनए ऐसा है। डीएनए पे बात क्लियर हुई होगी कि डीएनए अणु कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए, डीएनए अणु का आणविक मॉडल वाटसन व क्रिक नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने कहा कि डीएनए कैसा होता है? सीढ़ीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर साइड के दोनों स्तंभ होते हैं। इनको जोड़ने के लिए बीच के अंदर इनके क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। जो स्तंभ होते हैं वो बने होते हैं पेंटोज, शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह से। डीएनए अणु का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण का काम होता है। ये था छोटा सा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप सभी एक बार फिर से जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथी मेंबर्स सभी को शेयर कर दें, और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे जितने भी वीडियो वो आप तक पहुंच सके। डीएनए के बाद में आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देना, डीएनए का काम होता है आनुवंशिक पदार्थों के स्थानांतरण का, तो आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन निर्माण का काम होता है। किसका काम होता है? प्रोटीन निर्माण। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए देखिए, कुछ वायरस है, कुछ वायरस, और उस कुछ वायरस के अंदर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे एड्स वायरस, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, रेबीज या रेब्डो वायरस, पोलियो वायरस, जो पोलियो डिजीज उत्पन्न करता है वो पोलियो वायरस कहलाएगा। रेबिड या रेबजोस वायरस जो होता है उससे रेबीज जल वित्तीय हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जो सामान्य हम कह देते हैं कि कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है, उसके काटने से नहीं होता, उसके अंदर रेब्डो वायरस या रेबीज वायरस होता है, उसी कारण से हमें रेबीज रोग होता है, डिजीज होती है। एड्स रोग जो होता है प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल तक का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? एड्स। लाइलाज बीमारी कहा जाता है, अभी तक इसको कोई इलाज नहीं होता इस एड्स का, तो वही एड्स वायरस। ध्यान देना, इन वायरसों के अंदर केवल आरएनए होता है, इनमें केवल क्या होता है? आरएनए होता है, यानी इनमें डीएनए क्या होगा? एब्सेंट। डीएनए क्या होता है? इनमें एब्सेंट, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। तो ध्यान दीजिए, एड्स वायरस सबसे खतरनाक, यानी कोई इलाज नहीं। रेबिड या रेब्जो वायरस, ये भी बहुत खतरनाक, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वायरस एंटर कर जाते हैं तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। पोलियो अगर वायरस हो जाता है तो पोलियो रोग होता है, कितना खतरनाक। तीनों ही खतरनाक रोग उत्पन्न करने वाले वायरस, और तीनों में केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए तो पाया ही नहीं जाता। तो ये सबसे खतरनाक है, जिनके अंदर केवल आरएनए होता है, डीएनए होता नहीं। फिर इन वायरस के अंदर, इस आरएनए का, इन वायरस के अंदर कह रहा हूँ, इन आरएनए का जो कार्य होता है ना, वो कार्य मेन क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। मेन काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। लेकिन इन वायरस के अंदर इसका जो कार्य होता है वो बदल जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के साथ प्रोटीन संश्लेषण प्लस आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण, प्लस में क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी दोनों ही काम कौन करेगा? फिर आरएनए का मेन काम हमें ध्यान क्या देना है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण का। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से आरएनए हैं, उनका कार्य क्या क्या होता है, कि कैसे वो आरएनए काम करते हैं। आरएनए का क्या काम होगा, टीआरएनए का क्या काम होगा, एमआरएनए का क्या काम होगा। तीनों आरएनए के अलग अलग काम होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप एक बार फिर से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।